बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज से काफ़ी साल पहले जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को तहरीक इंसाफ़ के सरबराह के तौर पे पाकिस्तान की सियासत में बाकायदा तौर पे इन किया गया, फिर उनको वो तमाम सहूलियात उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुयस्सर कर दी गईं और एक प्लेइंग ग्राउंड, एक प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो बहरहाल उनको प्रोवाइड कर दी गई कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने फिर तकरीबन 4 साल वफाक में और 10 साल एक सूबे में हुकूमत की। अब जब ये किस्सा शुरू हुआ था, इमरान खान साहब चूँकि पहले से कौम के अंदर एक हीरो और एक क्रिकेट स्टार के तौर पे जाने जाते थे और वो पाकिस्तान के वो वाहिद क्रिकेट कप्तान हैं कि जिनकी कप्तानी के नतीजे में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता था। तो लोगों के दिलों में खान साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से मोहब्बत थी। उसके साथ-साथ बाद में वेलफेयर के कामों में शौकत खानम हॉस्पिटल का क़याम और फिर उसको चलाना और पाकिस्तान में कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर करना, ये एक अलहदा बहस है कि उसके बनाने में इमरान खान के साथ-साथ जो लोग शरीक थे, इमरान खान उन्हीं के लिए आस्तीन का साँप साबित हुए थे। इमरान खान साहब ने उस वक़्त चूँकि बोलने में बड़े अच्छे थे, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी और एक हैंडसम शख्सियत के मालिक अब भी हैं। तो जो यूथ थी ख़ास तौर पे वो खान साहब को दीवानगी की हद तक, इश्क की हद तक चाहती थी। अब खान साहब ने उसको बड़ा कैश करवाया और उस वक़्त ये जो लोग थे, जो इंसाफ़ी टाइगर्स थे, जो बाद में अब यूथिया कहलाने लगे, मैं भी उनमें एक हद तक ज़रूर शामिल था और मैं बुनियादी तौर पे ये समझता था कि खान साहब की बातों के नतीजे में जो पाकिस्तान होगा, वो दोबारा बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए ख्वाबों की सरज़मीन था। जैसे तहरीक आज़ादी के वक़्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नया मुल्क ख्वाबों की सरज़मीन था। मैंने अपने एक पुराने व्लॉग में, जिसमें मैंने मोहम्मद शरीफ नामी अमृतसर के एक मुसलमान की बकरी और उस पूरे वाक़े का ज़िक्र किया था, मैं तकरीबन बिल्कुल वैसे ही ख़्वाहिशात और वैसे ही ख्वाब अपनी आँखों में लिए हुए था। आपको याद होगा कि उस वक़्त मुराद सईद जैसे लोग, जो अब बिलों में छुपे हुए चूहे हैं और बाहर आने की जुर्रत नहीं करते, वो ये कहा करते थे कि हमारा खान जो है वो 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर देगा। वो इधर से इतने अरब डॉलर लाएगा, इधर से इतने अरब डॉलर लाएगा और IMF के मुँह पे मारेगा और पाकिस्तान जो है वो खुशहाली के रास्ते पे हो जाएगा। हम बिल्कुल ये समझते थे, मैं और मेरे हल्का अहबाब में वो लोग कि जो खान साहब की तरफ जिन्होंने अपना रुख मोड़ लिया था, वो ये समझते थे कि अब जो पाकिस्तान होगा, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब करेंगे और जब तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत होगी, तो खान साहब के अपने बयानिए के मुताबिक ये जो हमारे गवर्नर हाउसेज़ हैं, आपको याद होगा हामिद मीर के प्रोग्राम में खान साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपको मेरे दौरे हुकूमत के अंदर बुलडोज़र्स जो हैं वो गवर्नर हाउस के बाहर बिल्कुल तैयार खड़े नज़र आएँगे और वो ग़ुलामी के उस शाहकार को, उस इमारत को गिरा देंगे जिसमें सिर्फ़ एक आदमी यानी कि गवर्नर रहता हो, लेकिन उसके नौकर और चाकर जो हैं उनकी तादाद 1700 से 1900 तक हो। तो मैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दूँगा। अब आप देखें कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ दौर के ज़माने में बनाए गए जो बड़े-बड़े बंगले हैं, जिनमें हमारे मौजूदा कमिश्नर साहिबान भी रहते हैं, जिसमें हमारे DPOs, DCOs भी रहते हैं, जिसमें अगर आप जंगलात की तरफ चले जाएँ तो SDOs भी रहते हैं, हमारे कंज़र्वेटिव और चीफ़ कंज़र्वेटिव्स भी रहते हैं, हमारे एक्सियंस जो महकमा अनहार के हैं, इरिगेशन के हैं, वो सारे उन बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं। और वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि इन बंगलों का जो साइज़ है, वो कई बंगले तो ऐसे हैं जो एकड़ों में फैले हुए हैं और बाकायदा आपको वो एक स्टेट नज़र आती है और वो उसका एक अपना ही एक हुस्न तो ज़रूर है, लेकिन उसका एक जाहो जलाल है। तो हम ये समझते थे कि चूँकि ये सरकारी तहवील में है और इसमें सरकारी लोग रहते हैं और इमरान खान साहब के अपने बयानिए के मुताबिक हम इन लोगों को इनसे बाहर निकाल के इन्हें बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म 3 कमरे के घर में रहता है। जैसे खान साहब खुद ये फरमाया करते थे कि हॉलैंड का जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो तो साइकिल पे जाता है और आपने देखा होगा कि वो दफ्तर जाने के बाद एक पोल है, उसके साथ अपनी साइकिल को बाकायदा वायर लॉक के ज़रिए वो बांध भी रहा होता है। तो हम लोगों ने जो ख्वाब देखा था, वो जो ख्वाबों की सरज़मीन पाकिस्तान था, उसके अंदर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म तो थे, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर साइकिल पे आना था और जितनी भी सरकारी मशीनरी के बड़े-बड़े अहलकार थे, जिसमें DCOs, DPOs, इवन के गवर्नर्स भी थे, उन्होंने 2-2 या मैक्सिमम 3-3 कमरों के घरों में रहना था। उन्होंने अपने घरों में
सफाई भी खुद करनी थी, उन्हें माली भी नहीं मिलना था, अर्दली भी नहीं मिलना था, और पाकिस्तान ने वाकई एक ऐसी फलाही रियासत बन जाना था कि जिसका ख्वाब पहले तो तहरीक पाकिस्तान के वक़्त बरसगीर के मुसलमानों ने, और बाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान के मुसलमानों ने देखा था। तरक्की तो तब भी थी, सी पैक भी बन रहा था, और खुशहाली के मंसूबे ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से लग रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा कि चंद दिन पहले एक जलसे में खिताब करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ को अपने टेन्योर के तीनों जो मुकम्मल तो वक्त करने नहीं दिया गया, और बतौर वज़ीर आज़म उनकी जो उनका जो मुद्दत है पाकिस्तान में हुकूमत की वो 15 साल नहीं है, 10 साल भी नहीं है, लेकिन उसमें जितने मंसूबे लगाए गए, ख़ास तौर पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकाल दें तो पीछे खंडर बचते हैं। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये बात बिल्कुल दुरुस्त नज़र आती है कि अगर मोटरवे ना हो, अगर जीटी रोड ना हो, अगर गाज़ी बरौथा डैम ना होता, अगर मंगला की अपरेजिंग ना होती, अगर हवेली बहादुर शाह पे प्लांट ना लगता, अगर कायद आज़म सोलर पार्क ना होता, अगर नंदीपुर में प्रोजेक्ट ना होता, अगर मेट्रो ट्रेन्स ना होती, अगर मेट्रो बसेस ना होती, अगर बहुत से रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड ना किया जाता, अगर बहुत सी नई ट्रेन्स को ना चलाया जाता, अगर नए एयरपोर्ट्स ना बनाए जाते, अगर खुशहाली के, तरक्की के, बिजली के नए मंसूबे ना लगाए जाते, अगर इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव ना किया जाता, तो मुल्क वाकई खंडर होता। और आप जितना मर्ज़ी इख्तलाफ करें, लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई, इसका जो सेहरा है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सर ही जाता है। अब यकीनन वो जो यूथिये हैं वो मुझे नून लीग का कोई नुमाइंदा समझेंगे, कुछ लोग तो मुझे फ़ौज का प्लांटेड कहना शुरू कर देते हैं, और कमेंट्स में इस तरह की बकवासियात को पढ़ के मुझे यकीनी तौर पे बड़ी हंसी आती है, और मैं इसको एंजॉय करता हूँ कि पाकिस्तान में अब हालात ये हो चुके हैं कि अगर आप किसी एक जमात के हक़ में बात करते हैं तो दूसरी जमात आपको अपना मुखालिफ समझती है, और अगर आप किसी जमात के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो जमात आपको अपनी मुखालिफ जमात का बंदा समझती है। ये लोग अब इस बात से बिल्कुल आरी हो चुके हैं कि सहाफ़त में जो सोच है उसको बड़ा आज़ादाना होना होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन ख्वाबों की जो खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद के बाद अपनी हुकूमत की जानिब गामज़न होते हुए गिनवाए थे। तो उस वक़्त हम भी उन लोगों में शामिल थे, और हम भी यूथिये थे, और हम ये समझते थे कि अब जो हमारी पुलिस होगी वो बिल्कुल ऐसी पुलिस होगी कि जैसी मोटरवे पुलिस है, और अब हमारे अदालतों में रिफ़ॉर्म हो चुके होंगे। जैसे सऊदी अरेबिया में काजी का निज़ाम है कि आप जाते हैं और 2, 4, 5, 10 दिनों या 1 महीने में आपका केस निपटा दिया जाता है। अदालतें बिल्कुल ऐसी हो चुकी होंगी। और अब आप देखिए कि खान साहब जब हुकूमत में, और उन्होंने तब से लेकर आज तक पिछली हुकूमतों का नाम नेहाद करप्शन का ढिंढोरा पीटना शुरू किया, तो अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो चलें, उसमें फिर तरक्की के मंसूबे तो शुरू नहीं हो सके, लेकिन वो चीज़ के जिसके ख्वाब दिखाए गए थे कि इधर उधर से पैसे पकड़ के IMF के मुंह पे मारेंगे, वो नहीं हुआ। पुलिस की रिफॉर्म का कोई ताल्लुक पिछली हुकूमतों की करप्शन से नहीं, वो नहीं हुआ। अदालती रिफॉर्म्स का कोई ताल्लुक पिछली हुकूमतों की करप्शन से नहीं, लेकिन खान साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और वो जो गवर्नर हाउसेस गिराने थे और उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी, और वो जो एक्सियंस के, कंजर्वेटिव्स के, SDOs के घर, उनको गिरा के उन्हें तालीमी इदारों में बदलना था, या वहाँ पे कोई तरक्की की चीज़ें बनानी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसका ताल्लुक भी आप यकीन करें कि पिछली हुकूमतों की करप्शन के साथ नहीं था। और तो और खान साहब ने खुद साइकिल पे दफ्तर जाना था। जैसे काजी फाइज ईसा अक्सर आपको पैदल सुप्रीम कोर्ट चल के आते हुए नज़र आते हैं, खान साहब ने बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करना था, लेकिन वो तो गाड़ियों से ऊपर बरास्ता हवा हेलीकॉप्टर के ज़रिए आने लग पड़े, तो लोगों के ख्वाब जो हैं वो टूट गए। खान साहब के दौर में सिर्फ एक चीज़ ने तरक्की की, और वो था उनका प्रोपोगेंडा ब्रिगेड। वो लोग कि जिसमें पहले तो डॉक्टर फरहान विर्क जैसे लोग थे। अगर आप मंसूर अली खान के एक व्लॉग को देखें जो उन्होंने डॉक्टर फरहान विर्क के साथ किया है, तो यकीन करें कि आपकी आंखें खुल जाती हैं कि किस तरीके से सिर्फ 5th जनरेशन वार के ज़रिए प्रोपोगेंडा करके अपने मुखालफिन को बदनाम किया गया, झूठी खबरें अपने हवाले से चला के ख़ुद को महात्मा साबित किया गया, फ़ौज को बदनाम किया गया, जबकि ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं किया गया। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि खान साहब थ्योरी में बड़े अच्छे हैं, खान साहब की तकरीर भी बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल में खान साहब बिल्कुल ज़ीरो हैं। और जब सूबे चलाने की
या मुल्क चलाने की बात होती है तो आप यकीन करें कि उस वक़्त आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। आपको इस बात से आपने देखा कि अक्सर ये यूथिये ही और ख़ुद खान साहब ही भारत की तरक्की की बात करते हैं, और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको मोदी के बहुत से ब्लूपर्स मिल जाते हैं कि जहाँ पे वो बहुत से लोगों से हाथ मिलाने लगता है तो लोग आगे से मुड़ जाते हैं, जहाँ वो बाज़ जगहों पे सिफारती आदाब का ख्याल भी मोदी साहब नहीं रखते और वो सरबराहाने मुमलिकत को जफियाँ डाल रहे होते हैं। और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं कि जो जिनको आप आज शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल उस पर फिट कर सकते हैं, लेकिन उसी मोदी ने भारत को जिस तरक्की पे गामजन किया है उसकी मिसाल खुद इमरान न्याजी साहब देते हुए नहीं थकते और यूथिये नहीं थकते। तो बुनियादी तौर पे आपने काम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए करना होता है। अगर आप यूँ सीना निकाल के और बाहें यूँ फैला के अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हैं तो इससे कश्मीर आज़ाद तो नहीं हुआ, इससे इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एक इस्लामोफोबिया है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और इमरान खान साहब की अपनी अयाशियाँ जो हैं वो हमें उनकी ऑडियो और वीडियो कॉल्स में देखने को मिली, तो लोगों का ख्वाब जो है वो टूटा है। वो लोग जो शुरू में इनके साथ थे, और मैं आज इस बात को एडमिट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता था कि अब पाकिस्तान में एक ऐसी तब्दीली ज़रूर आएगी कि जो पाकिस्तान के बिल्कुल ज़ाविया जो तरक्की का है उसको बदल देगी और तरक्की की मनाजिल पे फाइज कर देगी। ये जिस बस को जंगला बस कहा करते थे और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इनके बकौल परवेज़ इलाही भी जिस बस को जंगला बस कहा करता था, इन्होंने उसी बस को दोबारा पेशावर में बनाया और इन्होंने उन तमाम मंसूबों को कि जिनके ये ठट्ठे उड़ाया करते थे, इन्होंने बाद में ना सिर्फ ये कि उनको रोक दिया बल्कि मुल्क को कई साल पीछे ले गए। और ये जो रोडा का मंसूबा था, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई थी, उसमें जो खरबों रुपए की करप्शन पहले इमरान खान ने, फिर उस्मान बुज़दार ने, फिर परवेज़ और मुनस इलाही ने की, वो इनके माथे पे कलंक का टीका है। अवाम को अब होश आ जानी चाहिए। जो कहानी डॉक्टर फरहान विर्क से शुरू हुई थी, जो अब अज़हर मशवानी और डॉक्टर अरसलान तक पे है और जिस पे प्रोपोगंडा करके इन्होंने मुल्क को तबाही की जानिब धकेल दिया है, इन्हें अब जेलों में डालना चाहिए। इस फरहान विर्क के बाद अब डॉक्टर अरसलान को, अज़हर मशवानी को इनके मुंह बंद करने चाहिए, इनकी लंबी ज़ुबानों को खींचना चाहिए ताकि पाकिस्तान इस 5th जनरेशन वार से निकल सके। ये 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, इन्होंने ख्वाब दिखाए हैं लेकिन ये बिल्कुल उसके उल्ट चले हैं। हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो फौजी अदालतों का क़याम किया है और 9 मई के वाक़यात पे जिस तरह से सज़ाएँ और ट्रायल जारी हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन वो लोग जो कौमे यूथ में शामिल थे, वो लोग कि जो इमरान खान को मसीहा समझने लगे थे, वो लोग कि जिन्होंने वो सब्ज़ बाग देखे थे और जो ये समझ रहे थे कि अब इन ग़ुलामी के जो निशानियां हैं बकौल इमरान खान की उनको गिरा दिया जाएगा, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम साइकिल पे क्यों अपने ऑफिस नहीं आए, जबकि तुमने ख्वाब यही दिखाया था, आप तो हेलीकॉप्टर लेके अपने ऑफिस आते रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल, नालायक और करप्ट आदमी को पंजाब क्यों दे दिया गया, और इसी तरह महमूद खान जैसे करप्ट, नालायक और नाअहल को पख्तूनख्वा क्यों दे दिया गया। शहजाद अकबर को मुशीर क्यों बनाया गया, शहबाज गिल को मुशीर क्यों बनाया गया। और ये जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, जिनका ताल्लुक, जिन चीज़ों का ताल्लुक ख़ास तौर पे उस नाम नेहाद प्रोपोगंडे से नहीं है जिसके नतीजे में आप पिछली हुकूमतों को करप्ट करप्ट कह के और चोर चोर कह के अपने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे, तो अब आप जवाब दें, आप इस बात का जवाब दें। एक जवाब तो वो है जो आपने अदालतों में देना है, जो उन करप्शन केसेस का है जो आपके ऊपर हैं और जो करप्शन आपने की है। एक जवाब वो है जो आपने अदालतों में और इस्टेब्लिशमेंट की अदालतों में भी देना है, जो आपने फ़ौज पे हमला किया है, जो आपने मुल्क से गद्दारी की है, आपने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, आपने अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया, भड़काया और हमला करवाया है। लेकिन एक जवाब वो भी है जो उन ख्वाबों का जवाब है, उन बातों का जवाब है जिसमें आपने अरबों रुपए पकड़ के अरबों डॉलर लाने थे और आपने उन्हें IMF के मुंह पे मारना था, जिसमें आपने आपके नज़दीक जो करप्ट लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था उनकी जेबों से पैसे निकलवाने थे, जिसमें आपने लोगों को लटकाना था, जिसमें आपने ये कहा था कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा कि जो कठपुतली हो, जिसको पीछे से इस्टेब्लिशमेंट चला रही हो, जिसमें आपने ये कहा था कि अगर मैं IMF के पास जाऊंगा तो इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो ये सारा जो आपने किया है
और तो और रियासत मदीना के दावेदार के दौर में जिस कदर फहाशी, जिस कदर उरियानी स्टेज ड्रामों में आई है, उसका जवाब देना था। जिस कदर फहाशी और उरियानी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी है, पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में जो कुछ चल रहा है, जिसने इस कौम की नज़रियाती सरहदों को फलांग लिया है, जिसने इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया है, आपने उसका जवाब भी देना था और आपसे उसका जवाब लेना चाहिए। और इन यूथियों को, वो यूथिये जो अब तौबा तायब हो रहे हैं, उन्हें पूछना चाहिए कि आपने ये क्या किया। आपने हमारा ना सिर्फ ये कि वक्त ज़ाया किया, आपने इन लोगों की जवानियों को बर्बाद कर दिया, आपने इन लोगों को ज़हनों को ख़राब कर दिया। अब जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, आपके दौर में, रियासत मदीना के दौर में महविश हयात को आप निशाने इम्तियाज़ देते रहे हैं और आपने किसी एक बजट में भी तनख्वाह बढ़ाना गवारा नहीं किया। वो जो 10% आपने कोई 2-3 दफ़ा किया है, उसके अलावा आप तो पिछली दफ़ा एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि पैसे नहीं और हम तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप खजाना भरा हुआ छोड़ के गए थे। वो असद उमर कि जिसने एंग्रो कंपनी, ओल्पर्स मिल्क वाली कंपनी को बर्बाद करके रख दिया था, वो असद उमर एंग्रो छोड़ने के बाद उसकी अगली जॉब बतौर वजीर ख़जाना पाकिस्तान थी। तो इसका जवाब आपने देना है। और अगर असद उमर इतना ही अच्छा वजीर ख़जाना था तो आपने उसको हटाया क्यों? और उसके बाद शौकत तरीन तक आपने जिन नालायकों की टीम को भर्ती करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपको अपनी करप्शन, आपको अपने जलाओ घेराव, आपको कौमी और फौजी तनसीबात पे हमलों के अलावा उन ख्वाबों का भी जवाब देना है। इमरान खान, अब वाकई पता चलता है कि इस मुल्क में एक फितना है, लेकिन होता यह है कि जब हम इमरान खान के चेहरे से वो नकाब हटाने की कोशिश करते हैं तो वो जो बचे कुछ यूथिये हैं, वो या तो हमें फ़ौज का बंदा समझते हैं या नून लीग का बंदा समझते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें वो ख्वाब दिखाए गए थे, हमने इसी बुनियाद पे वोट किया था, लेकिन आप हर लिहाज से 2 नंबर आदमी निकले हैं। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।